कैलाश अपनी पुरानी वर्दी पहने, कांपते हाथों में पीतल का भारी घंटा, उसकी आंखों के नीचे काले घेरे इस बात का सबूत थे कि वो सालों से सोया नहीं है। मशाल की रोशनी में उसके चेहरे की झुर्रियां और भी गहरी और डरावनी लग रही थी। उसे अपनी ड्यूटी निभानी थी, पर हर कदम पर उसे महसूस होता था कि कोई साया उसके ठीक पीछे चल रहा है। वो मुड़कर देखता तो सिर्फ घना कोहरा नजर आता, पर उसे किसी के नंगे पैरों की चाप साफ सुनाई देती थी। होशियार, खबरदार, रात के 10 बज गए हैं। ऐ गांव वालों, अपने अपने किवाड़ चढ़ा लो, लोहे की सांकल मजबूत कर लो, खिड़कियों के पर्दे खींच लो, क्योंकि वो आने वाली है, जिसे प्यास लगी है, जिसे न्याय की प्यास है। अगर कोई बाहर रहा तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। दुमरी नगर गांव की किस्मत अब अंधेरे के हाथ में है। उसकी आवाज ऊंची थी, पर उसमें अधिकार से ज्यादा खौफ था। जैसे ही घंटा बजा, गांव के आवारा कुत्ते भी अपनी दुम दबाकर छिप गए। घरों के दरवाजे बंद होने की आवाजें पूरे वातावरण में गूंज उठी। ऐसा लगा मानो पूरा गांव किसी अदृश्य कैद खाने में तब्दील हो गया हो। हर घर के बाहर सिंदूर और हल्दी से लकीरें खींच दी गई थी, जैसे वे किसी बाहरी हमले से नहीं, बल्कि किसी रूहानी साए से खुद को बचा रहे हो। रामनाथ का घर गांव के छोर पर था। घर बहुत बड़ा था, पर पुराना। एक छोटा सा मिट्टी का दिया जल रहा था, जिसकी लौ दीवार पर रामनाथ और रीना की विशाल और विकृत परछाइयां बना रही थी। रीना अपनी रसोई का काम खत्म करके बाबा के पास बैठी थी। बाहर का सन्नाटा उसे काट खाने को दौड़ रहा था। बाबा, आखिर हर रात ये डर क्यों? हम पंछियों की तरह पिंजरे में क्यों बंद हो जाते हैं? क्या हम अपराधी हैं? ये कैसा शाप है जो हमें अपनों के ही आंगन में कैद कर देता है? क्या सूरज ढलते ही ये गांव किसी और का हो जाता है? बेटा, कुछ सवाल दफन ही अच्छे लगते हैं। ये गांव सिर्फ मिट्टी और पत्थरों का नहीं है, ये यादों और गुनाहों का भी है। जब पाप का घड़ा भरता है तो उसकी गूंज पीढ़ियों तक पीछा करती है। बस इतना याद रख रीना, अगर रात के इस शहर में कोई बाहर से तेरा नाम पुकारे तो जवाब मत देना, चाहे वो कितनी ही मीठी आवाज क्यों ना हो, चाहे वो कितनी ही दर्द भरी पुकार क्यों ना हो। पीछे मत मुड़ना। वो प्यासी है, और उसकी प्यास अब कुएं के पानी से नहीं, इंसानी खून से बुझती है। उसका इंतजार सदियों पुराना है, और उसकी नफरत असीम है। पर वो है कौन बाबा? लोग उसे वो क्यों कहते हैं? उसका कोई नाम तो होगा। रामनाथ खामोश हो गया। रीना को एहसास हुआ बाबा मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। रामनाथ वहां से मंत्र बुदबुदाते चला गया। उसकी खामोशी रीना के डर को और बढ़ा रही थी। तभी अचानक दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। खटखट। बाहर से एक कोमल आवाज आई। रीना, बेटा रीना, बड़ी प्यास लगी है, क्या थोड़ा पानी मिल सकता है? रीन दरवाजा खोलने ही वाली थी, पर रामनाथ ने रीना को मना कर दिया। रीना, दरवाजा मत खोलना, ये कोई इंसान नहीं है, ये वो है। उसकी आंखों में मौत का खौफ था। उसने सिर हिलाकर मना किया। बाहर की आवाज अचानक एक भयानक अट्टहास में बदल गई, और फिर सन्नाटा छा गया। रीना का गला सूख गया। उसे समझ आ गया कि वो आवाज किसी इंसान की नहीं थी। वो आवाज हवा में विलीन हो गई, पर उसकी ठंडक रीना की हड्डियों तक महसूस हुई। छेदी गांव का सबसे हट्टा कट्टा और जिद्दी आदमी था। उसे लगता था कि भूत प्रेत सिर्फ कमजोर दिल वालों का वहम है। उसे अपनी ताकत पर गुमान था, और वो अक्सर कहता था कि मरे हुए लोग क्या बिगाड़ेंगे, डरना तो जिंदों से चाहिए। अपनी बहादुरी दिखाने के चक्कर में वो अपनी लालटेन और कुदाल लेकर चुपके से पिछले दरवाजे से खेत की ओर निकल गया। उसे लगा कि वो अपनी फसल की रखवाली करेगा और गांव वालों के डर का मजाक उड़ाएगा। कोहरा इतना घना था कि लालटेन की रोशनी भी कुछ मीटर आगे दम तोड़ रही थी। तभी उसे पायलों की झनकार सुनाई दी। छन छन छन। छेदी रुक गया। उसने अपनी कुदाल कस के पकड़ी। उसके माथे पर पसीना आने लगा। हालांकि हवा बर्फीली थी। उसे लगा जैसे उसके कान के पास कोई गुनगुना रहा हो। कौन है? बाहर निकल, छेदी से पंगा लेना भारी पड़ेगा। तभी कोहरे के बीच से एक आकृति उभरी। वह एक रूपसी स्त्री थी।
उसकी साड़ी चांद की रोशनी में चमक रही थी। उसके लंबे काले बाल उसकी कमर तक लहरा रहे थे। उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि छेदी की सांसें थम गई। वह स्त्री मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जिसमें निमंत्रण भी था और मौत भी। उसके चेहरे का तेज ऐसा था कि छेदी सब कुछ भूल गया, यहां तक कि अपनी खुद की पहचान भी। उसकी आंखों में एक अजीब सा सम्मोहन था जो इंसान को अपनी सुध बुध खोने पर मजबूर कर दे। इतनी सुंदर स्त्री इस वीराने में क्या कर रही है? शायद किसी दूसरे गांव की है जो रास्ता भटक गई है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। स्त्री धीरे से मुड़ी और गांव की सीमा की ओर तरफ चलने लगी। छेदी अपनी सुध बुध खोकर मंत्र मुग्ध होकर उसके पीछे हो लिया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता, कोहरा और गहरा होता जाता और उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। उसे याद नहीं रहा कि कैलाश ने क्या चेतावनी दी थी। उसे याद नहीं रहा कि घर में उसकी पत्नी और बच्चे उसका इंतजार कर रहे हैं। उसे बस वो साया दिख रहा था। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण गांव पर पड़ी तो एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। बरगद के पेड़ से छेदी की लाश पड़ी हुई थी। उसका चेहरा नीला पड़ चुका था, आंखें फटी की फटी रह गई थी, जैसे उसने मरने से पहले साक्षात काल को देख लिया हो। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके शरीर में रक्त की एक बूंद भी नहीं बची थी। उसका शरीर सफेद पड़ चुका था, जैसे किसी ने उसकी रगों से सारा जीवन निचोड़ लिया हो। उसके होंठों पर एक अजीब सी जकड़न थी, जैसे वो आखिरी पल में माफी मांगना चाहता हो। रोहन, रामू का भतीजा, शहर से एमबीए की पढ़ाई पूरी करके गांव आया था। वो वैज्ञानिक सोच रखने वाला युवक था। जब उसने छेदी की मौत और गांव वालों के खौफ के बारे में सुना तो वो हंसने लगा। उसने सोचा कि अनपढ़ ग्रामीणों को डराना आसान है और कोई अपराधी इस डर का फायदा उठा रहा है। उसे लगा कि शायद कोई जमीन का माफिया है जो रात में यहां गैर कानूनी काम करता है। चाचा, 21वीं सदी में आप लोग इन भूत प्रेतों से डर रहे हैं? ये सब अंधविश्वास है। छेदी की मौत किसी जहरीले सांप या किसी अपराधी का काम हो सकती है। कोई गिरोह होगा जो आप लोगों को डराकर रात में अपनी गतिविधियां चलाता है। मैं आज रात इस राज का पर्दाफाश करूंगा। विज्ञान के पास हर सवाल का जवाब है। बेटा, शहर की किताबें यहां के अंधेरे को नहीं समझा सकती। जहां तर्क खत्म होता है वहां से इस गांव की असलियत शुरू होती है। तुम जवान हो, तुम्हारा खून गर्म है, पर ये रूहें खून की ही प्यासी हैं। चुपचाप सो जा, अपनी जान जोखिम में मत डाल। यहां की मिट्टी ने बहुत से नौजवानों का घमंड दफन किया है। रोहन ने चाचा की बात अनसुनी कर दी। रात के 12 बजे जब पूरा गांव मौत की नींद सो रहा था, रोहन अपना स्मार्टफोन और एक शक्तिशाली टॉर्च लेकर घर से निकल गया। उसने सोचा था कि वो भूत की फोटो खींचकर कल सुबह सबका डर दूर कर देगा। वो सीधा उस पुराने खंडहर की ओर गया जो कभी एक हंसता खेलता घर था, पर अब केवल काली दीवारों का ढांचा मात्र रह गया था। खंडहर की दीवारें ऐसी लग रही थीं जैसे वे किसी जलते हुए अतीत की गवाह हों। खंडहर के पास पहुंचते ही तापमान अचानक गिर गया। रोहन को अपनी ही सांसें जमती हुई महसूस हुई। उसने देखा कि वही साड़ी वाली औरत खंडहर के अंदर जा रही है। रोहन ने तुरंत अपना फोन उठाया और फोकस किया। जैसे ही उसने क्लिक किया, कैमरे की फ्लैशलाइट ने पूरे खंडहर को रोशन कर दिया, पर तस्वीर में कुछ नहीं आया। वो औरत गायब थी। रोहन का दिल पहली बार जोर से धड़का। उसने टॉर्च घुमाई, पर वहां सन्नाटे के सिवा कुछ न था। तभी उसे अपने कान के पास किसी के सांस लेने की आवाज आई। एक ठंडी फूंक उसके गले को छू गई। वो धीरे से पीछे मुड़ा और जो उसने देखा उससे उसका खून जम गया। सामने वही औरत थी, लेकिन अब वो रूप सी नहीं थी। उसका आधा चेहरा बुरी तरह जला हुआ था, मांस लटका हुआ था और हड्डियों पर ढांचा दिख रहा था। उसकी एक आंख गायब थी। वो शीला थी। उसके सड़े हुए मांस की बदबू ने रोहन का दम घोट दिया। उसकी उंगलियां कोयले की तरह काली और नुकीली थी। रोहन ने चिल्लाने की कोशिश की, पर उसकी आवाज गले में ही घुट गई। अगली सुबह रोहन की लाश भी उसी खंडहर के सामने मिली। गांव में अब मातम नहीं बल्कि आतंक था। हर घर से रोने की आवाजें आ रही थी, पर कोई भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। रीना अब और सहन नहीं कर सकती थी। उसने रामनाथ को एक कमरे में बंद कर दिया और उनसे जवाब मांगने लगी। आज आपको बताना होगा बाबा, रोहन मेरा भाई था। छेदी काका हमारे पड़ोसी थे। अगर ये सिलसिला नहीं रुका
तो कल आपकी या मेरी बारी होगी। मैं अभी बाहर जाकर उस रूह को पुकारूंगी अगर आपने सच नहीं बताया। आखिर क्या छुपा रहे हैं आप लोग इस अंधेरे में? रामनाथ फर्श पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में वो राज खोला जो 30 साल से इस गांव की मिट्टी में दबा था। उसके चेहरे पर ग्लानि के काले बादल छा गए। बेटा, आज से 30 साल पहले शीला इस गांव की सबसे खुश मिजाज बहू थी। वो तेरे चाचा की पत्नी थी। जब तेरे चाचा की एक दुर्घटना में मौत हो गई तो जमीन का लालच मुझ पर हावी हो गया। मुझे लगा कि अगर शीला और उसके बच्चे रास्ते से हट जाएं तो सारी पैतृक संपत्ति मेरी और मेरे साथियों की हो जाएगी। मैंने गांव के कुछ रसूखदार लोगों के साथ मिलकर एक साजिश रची। हमने सोचा था कि हम सब अमीर हो जाएंगे। रीना स्तब्ध होकर सुन रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके आदर्श पिता के हाथ खून से सने। एक तूफानी रात को हमने शीला के घर को बाहर से बंद कर दिया और चारों तरफ मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दी। शीला अंदर से चिल्लाती रही, अपने बच्चों के लिए भीख मांगती रही। बचा लो, मेरे बच्चों का क्या कसूर है? उसकी ये चीखें आज भी मेरे कानों में गूंजती हैं, लेकिन हम पत्थर बने खड़े रहे। जलते हुए घर के अंदर से उसकी आखिरी आवाज आई। मैं इस गांव को श्राप देती हूं। मेरा और मेरे बच्चों का जलता हुआ शरीर इस जमीन को कभी शांति नहीं लेने देगा। जब तक इस जमीन को अपराधी के खून से नहीं सींचा जाएगा, मैं हर घर का चिराग बुझाती रहूंगी। बाबा, आपने इतना बड़ा पाप किया। पैसे की भूख ने आपको राक्षस बना दिया। आज जो खून बह रहा है वो आपके ही हाथों का नतीजा है। रीना को अब समझ आया कि वो रूह पानी क्यों मांग रही थी। वो अपनी और अपने बच्चों की उस अंतहीन जलन को शांत करना चाहती थी जो 30 साल पहले शुरू हुई थी। उसे इंसाफ की प्यास थी जो सिर्फ एक हत्यारे की मौत से शांत हो सकती थी। रीना ने तय किया कि वो इस नफरत की आग को बुझाएगी, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। उसे लगा कि मासूमों की जान बचाने का यही एक रास्ता है। रात के सन्नाटे में जब रामनाथ ग्लानि में सो गया था, रीना चुपके से बाहर निकली। पूरा गांव एक कब्रिस्तान की तरह लग रहा था। वो सीधा उसी जले हुए खंडहर की तरफ बढ़ी। अचानक हवाओं का रुख बदल गया। पेड़ों की टहनियां आपस में टकराकर डरावनी आवाजें करने लगीं, जैसे हजारों लोग एक साथ रो रहे हों। जमीन से धुआं उठने लगा और तापमान फिर से गिरने लगा। शीला की रूह की गूंज। आओ रीना, आओ। मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। तुम्हारी रगों में उसी का खून है जिसने मेरी ममता को राख कर दिया। मुझे प्यास लगी है रीना, बहुत प्यास लगी है। क्या तुम मुझे शांत करोगी? चाची, मैं माफी मांगने आई हूँ। उसने कांपते सुर में कहा। वह खंडर की दहलीज पर पहुंची ही थी कि पीछे से एक हाथ ने उसे रोका। वह रामनाथ थे। उनके पीछे रामू काका और 2 अन्य ग्रामीण भी थे, जिनके चेहरों पर पश्चाताप के भाव थे। वे सब अब अपनी गलती स्वीकार करने के लिए तैयार थे। रुक जा बेटी, ये तेरी लड़ाई नहीं है। तू निर्दोष है। इस श्राप को तोड़ने की शक्ति सिर्फ मुझ में है, क्योंकि ये आग मैंने ही लगाई थी। आज मैं इस आग को बुझाने के लिए खुद जलने को तैयार हूं। मुझे मेरी करनी का फल भुगतने दे। रामनाथ अकेले खंडर के भीतर गया। अंदर का दृश्य किसी नरक से कम नहीं था। दीवारें आज भी काली थी और हवा में जलने की गंध मौजूद थी, जैसे वो आग आज भी कहीं सुलग रही हो। अचानक आग की एक लपट उठी और शीला की रूह उसके सामने खड़ी हो गई। उसका विकृत चेहरा गुस्से से लाल था। उसकी चीख ने खंडर की नींव हिला दी। रामनाथ, आखिर तू आ ही गया। 30 साल हर पल में उस आग में जलती रही। देख मेरे बच्चों को। मुझे माफ कर दे शीला। मैंने जमीन के एक टुकड़े के लिए अपनी आत्मा बेच दी थी। आज मैं अपना खून लेकर आया हूं। मेरी जान ले ले, पर इस गांव और मेरी बेटी को मुक्त कर दे। तेरे बच्चों की आत्मा की शांति के लिए मेरी बलि स्वीकार कर। मैं अब और बोझ नहीं उठा सकता। शीला की रूह तेजी से उसकी ओर झपटी। रामनाथ ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने महसूस किया कि वो आग जो 30 साल पहले उसने लगाई थी अब उसे खुद निकल रही है। वो दर्द असहनीय था, पर उसके चेहरे पर एक सुकून था। बाहर खड़ी रीना ने एक दिल दहला देने वाली चीख सुनी। अचानक खंडहर के अंदर से एक अलौकिक सफेद रोशनी निकली। ऐसा लगा जैसे 30 साल की कालिख उस रोशनी में धुल रही हो।
हवाओं का शोर थम गया और चारों ओर एक असीम शांति छा गई। जब सूरज उगा तो गांव का वातावरण बदल चुका था। वो भारीपन और डर गायब था। खंडहर अब सिर्फ राख का एक ढेर था, जहां से अब कोई बदबू नहीं आ रही थी। पक्षियों के चहचहाने की आवाजें 30 साल बाद फिर से सुनाई दे रही थी। गांव के लोग अपने घरों से बाहर निकले और पहली बार बिना किसी खौफ के एक दूसरे को देखा। रामू काका ने बिलखती हुई रीना को सहारा दिया। रो मत बेटी, तेरे पिता ने आज वो किया जो उन्हें बहुत पहले कर देना चाहिए था। वो श्राप का तोड़ थे। शीला तेरी चाची थी और तेरे पिता ने केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के पापों का प्रायश्चित अपनी जान देकर किया है। अब उनकी रूह को भी शांति मिलेगी और हमारा गांव भी आजाद होगा। क्या अब वो शांत होगी काका? हाँ बेटा, उसे उसका इंसाफ मिल गया। जमीन की जिस भूख ने एक परिवार को जलाया था, आज उसी जमीन ने अपने असली गुनहगार को स्वीकार कर लिया। नफरत का अंत हमेशा बलिदान से ही होता है।